आज बिहार की बेटी के साथ जो हुआ, नीट छात्रा के साथ जो हुआ, मरने के बाद भी वो बच्ची भटक रही है न्याय के लिए। पूरा परिवार न्याय के लिए रो रहा है, भाग रहा है, लेकिन मिल क्या रहा? एक ही बयान कि सुसाइड। अगर यह सुसाइड है तो सवाल उठते हैं कि कपड़ों से मेल स्पर्म कैसे मिला, शरीर पर जख्म कैसे आए और मोबाइल डेटा से छेड़छाड़ किसने की? पोस्टमार्टम और एफएलसी की रिपोर्ट के बावजूद जब सिस्टम सिर्फ सुसाइड कह रहा है तो सच यही है कि किसी सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज हम इसी नीट छात्रा मामले का पूरा सच आपके सामने रखेंगे कि किसकी मिली भगत से यह काम हो रही है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आज जो एक बच्ची के साथ हो रहा है उससे हर बच्ची के मन में डर आ चुका है, हर परिवार के मन में। जो उड़ान भरने आई थी लेकिन उसके पंख को काट दिए गए। अब मरने के बाद वो इल्जाम भी उस पर ही लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से नीट छात्रा की मौत के बाद एक एक करके तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे यह सवाल अब और गहरा होता जा रहा है कि क्या यह सिर्फ एक आत्महत्या का मामला है या फिर सच को जानबूझकर आत्महत्या का रंग दिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे मामले में कुछ लोग नहीं चाहते कि बच्ची को न्याय मिले और कुछ लोग रसूखदार नेताओं और किसी बिजनेसमैन के पैसे के दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो या प्रशासन हो या फिर सिस्टम का कोई और हिस्सा। हर जगह एक ही कहानी दोहराई जा रही है कि यह सुसाइड है। लेकिन सवाल यह है कि जब शुरुआत से लेकर अब तक इतने गंभीर तथ्य सामने आए तो फिर बार बार इस केस को आत्महत्या की तरफ क्यों मोड़ा जा रहा है? सबसे पहले बात करते हैं बिहार पुलिस के शुरुआती बयान की। पुलिस ने शुरू में साफ कहा कि बच्ची ने आत्महत्या की है बिना जांचे। इसके लिए परिवार पर सवाल खड़े किए गए। कहा गया कि बच्ची हमेशा ट्रेन से आती जाती थी, लेकिन 27 दिसंबर को पूरा परिवार स्कॉर्पियो से उसे लेने पटना आते हैं। क्या परिवार में कोई परेशानी थी? क्यों लेने आया? फिर क्या बच्ची तनाव में थी? यानी कहानी की दिशा शुरू से ही परिवार की तरफ मोड़ दी गई। इसके बाद बच्ची बेहोशी की हालात में पटना में मिलती है, लेकिन उसे पटना में छानबीन करने के बजाय बिहार की पुलिस जहानाबाद शिफ्ट कर देती है। पूरा केस जहानाबाद में ही खंगाला जाता है और पीड़ित परिवार को लगातार परेशान किया जाता है। अगर पुलिस का दावा सही है कि बच्ची ने आत्महत्या की है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहती है क्या वो गलत है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट छोड़िए, एफएसएल यानी फॉरेंसिक टीम की जो रिपोर्ट कहती है क्या वो भी गलत है? और हमारी बिहार पुलिस सही है। और जो गलत था तो पटना पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही बयान क्यों बदले? अगर सभी गलत थे, क्या वे सारे रिपोर्ट झूठे हैं? अगर सब झूठ है तो फिर सवाल उठता है कि थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को सस्पेंड क्यों किया गया? अगर सुसाइड ही सच है तो रोशनी कुमारी गलत कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने भी तो सही कहा था, वही कहा था, फिर सबने वही दोहराया जो आज डीजीपी एएसपी अभिनव कुमार और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कह रहे हैं। यानी एक ही कहानी को बार बार दोहराया गया। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, पुलिस के बयान बदलने लगे कि रेप से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले कहा गया कि सुसाइड है, फिर सवाल उठता है कि कपड़ों से मेल स्पर्म मिलने के बाद अगर दुष्कर्म से इनकार नहीं किया जा रहा तो यह कैसा इनकार है? क्या यह भी बिहार पुलिस नहीं समझ पा रही है कि अपने बयान को सच बनाने के लिए वो खेल रच रही है? और फिर से पीड़ित परिवार को अब डीजीपी आवास कल बुलाया जाता है। वहां भी एसआईटी और बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त परिवार काफी गुस्से में होता है। छात्रा के भाई मां का कहना है कि डीजीपी की ओर से मां से कहा गया कि मान लीजिए उसने सुसाइड किया है, उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। मां का दर्द और गुस्सा साफ शब्दों में सामने आता है। वो कहती है कि सब बिके हुए हैं, डीएसपी एसपी सब बिक चुके हैं, हमारे पास पैसों की गड्डी नहीं है, इसलिए हमारी कोई नहीं सुन रहा। परिवार पूछता है कि अगर आत्महत्या हुई है तो बच्ची ने कैसे आत्महत्या की? चोट कहां से आए? रिपोर्ट में ऐसा क्यों आया और क्यों कहा गया कि उसने नींद की गोलियां ली? सवाल उठता है कि क्या एक नाबालिग बच्ची को इतनी सारी नींद की गोलियां
किस दुकानदार ने दी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसने उपलब्ध कराई। और जब जहानाबाद के दुकानदार से खुद एसआईटी की टीम ने पूछा था तो उन्होंने बच्ची को कोई नींद की गोलियां नहीं दी, ऐसा कहा गया। फिर इस कहानी में कहां से सुसाइड आया? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, फॉरेंसिक और मेडिकल सबूत। पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट में यह साफ कहा गया कि बच्ची के कपड़े से मेल स्पर्म मिला है, उसके साथ गलत हुआ है। इस बात की पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तब जाकर डीएनए टेस्ट लिए जा रहे थे। लेकिन आत्महत्या है तो पुलिस प्रशासन जो है, पटना पुलिस डीएनए टेस्ट दिखावे के लिए ले रही है। यह सबको पता है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, लेकिन सुसाइड कह के सब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस बयान के बाद एक और सवाल उठता है कि तो क्या खुद बच्ची ने खुद के साथ दुष्कर्म किया? शरीर पर जो जख्म के निशान मिले, क्या वो उसने खुद बनाए? प्रभात मेमोरियल अस्पताल की नर्स का बयान बेहद चौंकाने वाला था जब वो पप्पू यादव से बात कर रही थी। नर्स ने साफ कहा था कि बच्ची जब अस्पताल लाई गई तब उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके प्राइवेट पार्ट से झाग और ब्लड निकल रहे थे, जो पीरियड्स का ब्लड नहीं था। साफ तौर पर संकेत थे कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। और वही नर्स के मुताबिक यह भी कहा गया कि बच्ची इशारों में अपनी मां को बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ गलत हुआ है। वो अपने पिता से भी मिलना चाहती थी, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। सबको डर था कि कुछ और ना कह दे। इसके बाद अचानक बच्ची को कोमा में बताया गया। सवाल यहां भी है, जो बच्ची होश में थी तो वो अचानक कोमा में कैसे चली गई? और यही नहीं, बाद में एक गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया गया। जांच के बाद उन्होंने कहा था तो कि बच्ची ने अबॉर्शन की दवा खाई है या फिर अबॉर्शन करवाया है। इस केस को फिर से बच्ची पर मर दिया गया। उसके प्राइवेट पार्ट से घाव जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, यह गायनेकोलॉजिस्ट का कहना था। रात में दिए गए इंजेक्शन क्यों दिए गए? डॉक्टर ने क्या किया? अब जांच की बात करें तो एसआईटी और सीआईडी दोनों इस केस में लगी हुई है और अब तक 25 लोगों के डीएनए सैंपल्स भी लिए जा चुके हैं, जहां एक और यह सामने आया कि 18 से 21 वर्ष के युवक ही इसमें शामिल हैं। तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े 2 युवक, हॉस्टल मालिक का यानी मनीष रंजन का बेटा और नीलम अग्रवाल के बेटे जांच के घेरे में हैं। इसके अलावा जहानाबाद के 2 युवक, जिसमें एक करीबी दोस्त बताया जा रहा है, उसकी भूमिका भी जांच की जा रही है। मोबाइल डेटा रिकवर किया जा चुका है। टावर लोकेशन, कॉल डिटेल्स और स्नैपचैट डेटा एसआईटी के पास है और स्नैपचैट से कई अहम सबूत मिले हैं। 5 जनवरी की रात 9:30 बजे से 6 जनवरी दोपहर 2 बजे तक हर मिनट खंगाला जा रहा है। इतने सबूत, इतने सवाल, इतनी जांच के बाद भी बार बार एक ही बात क्यों कही जा रही है कि यह सुसाइड है? सवाल सिर्फ एक है कि किसे बचाया जा रहा है? क्या पैसे वाले लोगों को, क्या रसूखदार को? इतने सबूत होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होगी और सुसाइड लगा रखा है। तो जांच हो ही क्यों रही है? अगर सुसाइड है तो एक मां आज भी पूछ रही है कि क्या मेरी बेटी को न्याय मिलेगा? बिहार में क्या यही सच है कि गरीब पीड़ित को दबा दिया जाता है और अमीर न्याय खरीद लेता है? इस केस का सच डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो है वो सामने आ सकता है, लेकिन कहीं वो सबूत फिर से दबा ना दिया जाए, फिर से डीएनए रिपोर्ट आ जाए सामने, अपराधी समझ में आ जाए, लेकिन इसको भी सुसाइड कह दिया जाए। पूरे सबूत होने के बाद भी यही कहा जाए। पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ तौर पर देखा गया कि बच्ची के साथ गलत हुआ। अब डीएनए में भी यह सामने आया कि जो बच्ची के कपड़े से मेल स्पर्म पाया गया है, वह मेल स्पर्म 18 से 21 उम्र वाले लड़के का है, जिसमें 2 शंभू गर्ल्स हॉस्टल के शामिल है, यानी मनीष रंजन के बेटे और नीलम अग्रवाल के बेटे अंशु अग्रवाल। वहीं 2 जहानाबाद के लड़के हैं, जिसमें लोकेशन घटनास्थल पर जो है वो आसपास की पाई गई और जो छात्रा है उसका करीबी दोस्त भी बताया जा रहा, जबकि दूसरा रिश्तेदारी की बात सामने आई दूसरे से। तो क्या यह सबूत नहीं है? क्या यह तथ्य नहीं है और जांच झूठे हैं क्योंकि बच्ची ने तो सुसाइड किया है?
बिहार को बचाने वाले रक्षक सच जो है अगर सच में भक्षक बन जाए और आज एक बेटी जा चुकी है लेकिन न्याय के लिए वो भटक रही है, परिवार रो रहा है न्याय के लिए, लेकिन तब तक सवाल एक जिंदा रहेगा और सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल किसी और की बेटी की कहानी भी सुसाइड कहकर बंद कर दी जाएगी। क्या बच्ची को न्याय मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से बिहार की पटना पुलिस काम कर रही है और हर बार एक ही बयान दे रही है, इतने सबूत होने के बाद भी एक ही बयान कि सुसाइड है, तो फिर सबूत खंगाले क्यों जा रहे हैं? फिर थाना प्रभारी को सस्पेंड क्यों किया गया जब सब कुछ सही है? जो पुलिस प्रशासन ने शुरुआती दौर में कहा कि उसने सुसाइड किया है, तो फिर इतने सबूत आए कहां से? फिर क्या पोस्टमार्टम, डीएनए सभी गलत होंगे? डीएनए टेस्ट जो लिया जा रहा है, अगर उसमें यह भी सामने आया है कि 18 से 24 साल के जो लड़के हैं वो शामिल है, क्या वो भी गलत है? सारी जांच गलत है, बस पटना की पुलिस एसआईटी की टीम वो सही है। अब आप अपनी हमें राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या जो पुलिस प्रशासन कर रही है वो सही है? क्या उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा अगर इस तरीके से जांच होती रहेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।